तो आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हाँ। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने के लिए कुछ सोर्सेज हैं। द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। हाँ, ये नाम तो लगभग सबने सुना होगा। बिल्कुल। और ये जो गाइड है ये किताब टॉक्स नाम के एक शो के लिए बनाया गया था। अब ये उन किताबों में से है जिसका नाम सब जानते हैं, पर शायद जिसकी गहराई में कम लोग ही उतरे हैं। तो आज हमारा मिशन कोई अमीर बनने का शॉर्टकट खोजना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी पैसे को लेकर हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। गाइड में एक बड़ी अच्छी लाइन है, यह पैसे के सपने नहीं, पैसे की समझ की बात करता है। और एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि ये सीधे मुद्दे पर आती है। स्रोत इस किताब को 3 शब्दों में बताता है: सरल, कहानी आधारित और सदाबहार। सदाबहार। हाँ, इसका मतलब साफ है कि हम कोई मुश्किल फाइनेंशियल मॉडल की बात नहीं करने वाले हैं। हम उन बुनियादी सच्चाइयों को देख रहे हैं जो हमेशा से काम करती आई हैं। और वो भी कहानियों के जरिए। बिल्कुल। और यही इसकी सबसे खास बात है। पैसा एक ऐसा विषय है, जिस पर बात करने में अक्सर लोग डरते हैं, झिझकते हैं। कहानियां उस डर को हटा देती हैं। सही बात है। और स्रोत हमें सीधे बेबीलोन ले जाता है। जब हम बेबीलोन के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? सोना, हैंगिंग गार्डन्स। हाँ, अमीरी, दौलत। पर गाइड एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है और मुझे लगता है यही पूरी चर्चा की नींव है। असली सवाल ये नहीं था कि बेबीलोन के पास इतना सोना क्यों था। अच्छा। सवाल ये था कि उन्होंने उस सोने को संभालना कैसे सीखा। कमाना एक बात है, पर उसे संभालना और फिर उसे बढ़ाना, सारा खेल तो वही है। और यहीं पर कहानियों का मनोविज्ञान काम आता है। जब आप किसी को सीधे सीधे कहते हैं कि बजट बनाओ या निवेश करो, तो वो उपदेश जैसा लगता है। हाँ, लोग सुनना नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन जब आप उन्हें कहानी सुनाते हैं तो लोग उससे जुड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि ये तरीका पैसे को डर नहीं, समझ लगे बनाता है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ फाइनेंशियल सलाह नहीं है, ये असल में व्यवहार मनोविज्ञान है। व्यवहार मनोविज्ञान कैसे? ये पैसे के साथ हमारे जो भावनात्मक रिश्ते हैं उन्हें बदल रहा है, डर और चिंता से निकालकर समझ और नियंत्रण की तरफ ले जा रहा है। तो ये मानसिकता का खेल है। बेबीलोन की अमीरी सिर्फ उसके सोने के भंडारों में नहीं थी, नहीं, बल्कि उसके नागरिकों की सोच में थी। ये किसी एक शहर की नहीं, बल्कि एक पूरे दर्शन की कहानी है। बिल्कुल सही कहा कि दौलत सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये सीखी जा सकने वाली आदतों और अनुशासन का नतीजा है। और शायद इसीलिए ये सदाबहार है। बेबीलोन आज नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांत आज के डिजिटल युग में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। हाँ, जहाँ एक क्लिक पर कर्ज मिलता है और दूसरे पर निवेश हो जाता है, ये आज के दौर में फाइनेंशियल आजादी का एक नक्शा है। ठीक है, तो ये मानसिकता वाली बात तो समझ आ गई। लेकिन असल में इसका पहला कदम क्या है? किताब हमें कहाँ से शुरू करने को कहती है? किताब हमें सीधे उस नियम पर लाती है जो इसकी आत्मा है: जो कमाओ उसका कम से कम 10वां हिस्सा खुद के लिए रखो। ये सुनने में बहुत सरल लगता है। हाँ, इतना सरल कि लोग इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है बस इतनी सी बात, लेकिन इसकी पूरी ताकत इसके अमल करने के तरीके में छिपी है। और गाइड उस तरीके को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। ये खर्च के बाद बचत नहीं, बचत के बाद खर्च है। बिल्कुल। ये सुनने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर लगता है, पर असल में ये सोच में जमीन आसमान का फर्क ला देता है। हाँ, आप अपनी कमाई से सबसे पहला हक अपना मान रहे हैं। किसी भी बिल, किसी भी ईएमआई, किसी भी खर्चे से पहले आप अपने भविष्य को भुगतान कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, ये आदत इतनी शक्तिशाली क्यों है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये आदत धीरे धीरे गरीबी की सोच को तोड़ती है। गरीबी की सोच मतलब ये सिर्फ बैंक में कुछ पैसे जमा करना नहीं है। जब आप हर महीने लगातार अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद के लिए अलग रखते हैं, तो आप अपने दिमाग को कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की सोच की ओर ले जा रहे होते हैं। तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल काम नहीं, एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। बिल्कुल, दिमाग को रीप्रोग्राम करने जैसा है। जब दिमाग कमी की हालत में होता है तो वो हमेशा समस्याओं, बिलों और मेरे पास काफी नहीं है पर ध्यान देता है। सही बात है। लेकिन जब आप बचत करना शुरू करते हैं, चाहे वो रकम कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप दिमाग को एक नया संदेश भेजते हैं: मेरे पास अपनी जरूरतों से ज्यादा है। अच्छा। ये वित्तीय आत्मसम्मान बनाने जैसा है। आप खुद को बता रहे हैं कि आपका भविष्य आज के छोटे मोटे खर्चों से ज्यादा जरूरी है, और धीरे धीरे आपका दिमाग समस्याओं के बजाय
अवसरों को देखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर उन लोगों का क्या जो कहते हैं कि महीने के आखिर में उनके पास 10% तो क्या 1% भी नहीं बचता? बहुत जायज सवाल है और किताब इस पर भी बात करती है। बेबीलोन की सीख ये नहीं है कि आप पहले ही दिन से 10% बचाना शुरू कर दें। तो फिर क्या है? सीख ये है कि आप आदत डालें। अगर 10% नहीं बचा सकते तो 5% से शुरू करें। वो भी मुमकिन नहीं तो 1% से करें। मुद्दा रकम का नहीं, अनुशासन का है। बिल्कुल। जब आप आदत बना लेते हैं तो आपको रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं कि उस 1% को 2% और फिर 5% कैसे बनाया जाए। वो छोटी सी बचत इस बात का सबूत बन जाती है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बचत का बर्तन भरना शुरू हो गया है। मेरे पास अब ये छोटा सा सोने का ढेर है। अगला कदम क्या है? सिर्फ पैसे बचाकर तिजोरी में रखना तो बेबीलोन की सीख नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहता है, पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो उसे समझते हैं। हाँ, और ये दौलत बनाने का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल चरण है। मुश्किल क्यों? क्योंकि पहला था बचत की आदत डालना, दूसरा है उस बचत को सुरक्षित रखना और उसे बढ़ाना। और यहीं पर ज्ञान और समझ का रोल आता है। ज्यादातर लोग पहला चरण तो पार कर लेते हैं, लेकिन दूसरे में फिसल जाते हैं। स्रोत कुछ आम गलतियों को गिनाता है, जैसे किसी दोस्त की हॉट टिप पर निवेश कर देना। हाँ, या किसी ऐसी स्कीम के झांसे में आ जाना जो रातों रात पैसा दोगुना करने का वादा करती हो। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने बड़ी मेहनत से बाल्टी में पानी भरा और किसी ने आके उसमें छेद कर दिया। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर लालच और जोखिम के बारे में स्रोत की चेतावनी से जुड़ा है। गाइड में एक बहुत अच्छी लाइन है, हर चमकता मौका सोना नहीं होता। लालच एक ऐसी भावना है जो हमारी तार्किक सोच पर पर्दा डाल देती है। जब कोई असाधारण मुनाफे का वादा करता है तो हमारा दिमाग उस मुनाफे पर इतना अटक जाता है कि हम उससे जुड़े खतरों को देख ही नहीं पाते। तो फिर बेबीलोन की सीख क्या है? कैसे तय करें कि अपनी मेहनत की कमाई कहाँ लगानी है? बेबीलोन की मुख्य सीख है, पैसा वहीं लगाओ जहां समझ हो। जहां समझ हो। हाँ, या फिर उन लोगों की सलाह पर लगाओ जो उस काम के माहिर हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज का विशेषज्ञ बनना है, लेकिन इसका मतलब है कि आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह नहीं फेंक रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। मतलब ये अटकलबाजी और जुए के खिलाफ एक तर्क है। एक मजबूत तर्क। ये कहता है कि अपनी मेहनत की कमाई का सम्मान करो, उसे यूं ही दांव पर मत लगाओ। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो ये सिर्फ निवेश करने के बारे में नहीं है, ये अपनी कमाई के प्रति जिम्मेदार होने के बारे में है। बिल्कुल। पैसा ज्ञान का सम्मान करता है। जहां ज्ञान और सावधानी होती है वहां पैसा सुरक्षित रहता है और बढ़ता है, और जहां अज्ञानता और जल्दबाजी होती है वहां से वो बहुत तेजी से निकल जाता है। मुझे ये पैसे को एक बीज के रूप में देखने का विचार बहुत पसंद आया। हाँ, ये एक शानदार रूपक है। स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से बताता है। पैसा मेहनत से आता है, ये वो बीज है। ये आदतों से बढ़ता है, जैसे बीज को रोज पानी देना। और ये धैर्य से टिकता है। हाँ, धैर्य से टिकता है, जैसे उस बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए वक्त देना। और ये रूपक इस प्रक्रिया की जो प्राकृतिक गति है उसे दिखाता है। दौलत रातों रात नहीं बनती, जैसे एक बड़ा पेड़ एक दिन में नहीं उगता। सही बात है। और यहीं पर एक और शक्तिशाली विचार आता है, जिसे हम चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। आपके बचाए हुए पैसे जो मुनाफा कमाते हैं, वो मुनाफा भी आपके लिए और मुनाफा कमाने लगता है। मतलब आपके पैसे के बच्चे भी आपके लिए काम करने लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें समय, देखभाल और धैर्य लगता है। और शायद इस हिस्से का सबसे शक्तिशाली विचार ये है जो स्रोत में दिया गया है, पैसा गुलाम बनकर आना चाहिए, मालिक बनकर नहीं। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये एक गहरा दार्शनिक बिंदु है। जब पैसा मालिक बन जाता है तो आपका हर फैसला उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे आप उन नौकरियों में फंसे रहते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं। आप हमेशा बिलों और ईएमआई के तनाव में रहते हैं। पैसा आपके जीवन की दिशा तय करता है। वो मालिक है और आप उसके गुलाम। और जिंदगी डर से चलती है। बिल्कुल। और जब पैसा गुलाम होता है, जब पैसा आपका गुलाम या एक साधन होता है, तो समीकरण पूरी तरह से उलट जाता है। आपका बचाया और निवेश किया हुआ पैसा 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा होता है, तब भी जब आप सो रहे होते हैं। हाँ, ये आपको विकल्प देता है। आप नौकरी इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको वो काम पसंद है। ये आपको आज़ादी देता है कि आप अपने जीवन के फैसले डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ले सकें। और यही हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी संदेश पर पहुंचते हैं। हाँ,
कि सच्ची दौलत आपके बैंक खाते में मौजूद रकम नहीं है। तो फिर क्या है? सच्ची दौलत वो स्वतंत्रता है, वो मन की शांति है जो ये जानकर मिलती है कि आपका भविष्य सुरक्षित है। ये उन मौकों को हाँ कहने की क्षमता है जिन्हें आप पहले पैसे की कमी के कारण मना कर देते। तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर और आज़ाद जिंदगी बनाने के बारे में है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार एक ही विचार में है, जैसा कि स्रोत कहता है, अमीर बनने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। बिल्कुल सही। अगर आदतें सही हैं, तो कम आमदनी वाला इंसान भी एक सुरक्षित भविष्य बना सकता है, और अगर आदतें गलत हैं, तो लॉटरी जीतने वाला भी वापस वहीं पहुंच सकता है जहां से उसने शुरू किया था। ये बिल्कुल सच है। ये बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारी अंदरूनी मानसिकता के बारे में है। ये उन चीजों पर ध्यान देने के बारे में है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारी आदतें, हमारा ज्ञान, हमारा धैर्य। ना कि उन चीजों पर जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। हाँ, जैसे बाजार का उतार चढ़ाव या अर्थव्यवस्था की हालत। तो इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आते है वो ये है कि पैसा बुरा नहीं है, बिना समझ के पैसा बुरा है। सही कहा। पैसा सिर्फ एक साधन है। सही ज्ञान और आदतों के साथ ये जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और जैसा कि हमारे एक स्रोत में सुझाव है, ये उन चर्चाओं में से एक है जिसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना शायद बहुत फायदेमंद हो सकता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। बताइए। अगर आदतें आय से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि हमने आज चर्चा की, तो वो कौन सी एक छोटी सी आदत है, सिर्फ एक, जिसे कोई आज से ही शुरू कर सकता है, जो ठीक 1 साल बाद उनके वित्तीय भविष्य को एक नई और बेहतर दिशा दे चुकी होगी?